गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। बेटा, भारतीय संविधान में हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपके लिए मौलिक अधिकार के बारे में बताया था, है ना। आज हम डबल से थोड़ा आगे पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं बेटा? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये संविधान के भाग किसमें है बेटा? तो भाग 3 में है, ठीक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक बेटा? आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल आपके आते हैं 12 से लेकर 35 तक, है ना। आर्टिकल 12 से 35, भाग 3 और यूएसए से हमने ये लिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया था आपके लिए कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, अधिकार पत्र कहा जाता है ना, मूल अधिकार का, है ना। मैग्ना कार्टा फ्रांसीसी शब्द है जिसको इंग्लैंड ने सबसे पहले यूज किया था, है ना। हमने सब ये कहाँ से लिए बेटा? यूएसए से लिए हैं, है ना। ये सब मैंने आपके लिए बता दिए थे, ठीक है ना। और सबसे पहले जो मांग की थी बेटा वो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग की थी बेटा कराची में। कहां पर? कराची अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है ना मांग की थी, उसका प्रारूप तैयार किया था, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या करा था बेटा? प्रारूप तैयार किया था। ये सब बता चुका हूँ बेटा पिछली क्लास में, है ना। इसके बाद मैंने बताया था आपके लिए अनुच्छेद 12 के बारे में। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को जो है ना, राज्य शब्द को वर्णन करता है संविधान में, है ना। राज्य शब्द का वर्णन करता है ना। राज्य शब्द के बारे में बताता है कि राज्य शब्द में क्या क्या होता है बेटा? भारत सरकार होती है, भारत की संसद होती है, राज्य सरकार होती है, राज्य की विधानमंडल होता है ना। अन्य निकाय आपके होते हैं, है ना। इसके बाद 13 बताया था मैंने आपको। अनुच्छेद 13 में जो है ना आपका संविधान के मतलब सरकार के लिए ऐसा कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है जो हमारे भाग 3 का उल्लंघन करे, है ना। यदि संसद 368 अनुच्छेद के अनुसार चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है ना। समझ रहा बात को? ये कर सकती है ना। और हमारे मौलिक अधिकार हमारे लिए परमानेंट, है ना, 24 घंटे मिलते हैं, है ना। यदि वो खत्म होते हैं, यदि वो मतलब रुकते हैं, तो यदि 352 जो अनुच्छेद है जिसके द्वारा क्या लगता है बेटा? इसके द्वारा लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। कौन लगाता है बेटा? है ना, राष्ट्रपति लगाता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री या उससे मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति जो है ना आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। और ये लगता कब बेटा? जब कोई बाहरी युद्ध हो जाए या आंतरिक सतर्क हो जाए, आपकी कोई प्रॉब्लम, यदि इंडिया के अंदर यदि आंतरिक लड़ाई हो गई आपकी, है ना, या बाहर में किसी से युद्ध हो गया, उस समय राष्ट्रपति इसका अनाउंस करता है ना। ऐसा हमारे भारत में 3 बार हो चुका है। 1962 में चीन के साथ में, 1971 में आपको पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था, 1975 में इंटरनल युद्ध हुआ था, है। 3 बार हमारे यहाँ पर आपातकाल लग चुका है ना। तो राष्ट्रपति चाहे तो एक जो खास इंटरनली यदि मान लो झगड़े हुए हैं इंटरनली, है ना, सशस्त्र विद्रोह हुआ है, तो उस क्षेत्र में लगा सकता है। तो यदि बाहरी युद्ध हुआ है तो पूरे भारत में भी लगा सकता है ना। ऐसी स्थिति आती है ना। मैंने आपके लिए बताया थे कि संविधान में आपके 7 जो है ना आपके मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे? 7 अधिकार थे, मौलिक अधिकार, है ना। 7 अधिकार थे आपकी, जिनमें से एक कम कर दिया। कब करा बेटा? 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया। किसमें किया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया, है ना। कौन सा किया बेटा? संपत्ति के अधिकार को किया। किसको किया? संपत्ति के अधिकार को किया। ये आपको ध्यान रखना है। किसको किया? संपत्ति के अधिकार को किया है ना। तो इस प्रकार से जो है ना बता चुका हूँ, उसको हटाकर जो है ना भाग 12 में किसमें? भाग 12 में, और ये आपके अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया, ठीक है ना, संपत्ति के अधिकार को। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। तो भारत में जो है ना आपके संविधान में, है ना, नागरिकों के लिए, किसके लिए बेटा? नागरिकों के लिए यहाँ 6 मौलिक अधिकार है। कितने बेटा? 6 मौलिक अधिकार हैं। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। कितने हैं बेटा? 6 मौलिक अधिकार। किसमें बेटा? संविधान में। किसमें? संविधान में भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं? 6। 7 थे, मैंने बता दिया है आपको। 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में
संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। किसको हटा दिया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, अधिकार को हटा दिया। और कहाँ रख दिया बेटा? भाग 12 और अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया, कानूनी अधिकार के रूप में। किसमें? कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया है। ठीक है ना? कब रखा? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। कब रखा? 1978 में रखा है ना? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार का अनुच्छेद कौन सा था बेटा? तो अनुच्छेद था आपका, अनुच्छेद का 31, अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार। वही हम बात करें एक का 19 का 1 का F, 19 का 1 का F, ये भी संपत्ति का अधिकार था। इसको हटा कर रख दिया बेटा, 300A में रख दिया। तो ये क्या अपना 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटाकर 300 के ए में रख दिया, भाग 12 में। ठीक है ना? अब 7 थे तो कितने बचे? फिर 6 बचे, है ना? 7वां क्या कर दिया? हटा दिया, 7वां हटा दिया, है ना? अब बचे कितने? 6। तो हमें कितने पढ़ना है बेटा? तो हमें पढ़ना है 6। कितने पढ़ना है? 6। अब वो 6 कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार बेटा? तो मौलिक अधिकार जो आपके हैं, मौलिक अधिकार, हाँ, मौलिक अधिकार क्या बेटा? मौलिक अधिकार, है ना? कितने हैं बेटा? तो 6। पहले की बात करेंगे बेटा, तो बेटा क्या है? समता या समानता का अधिकार। पहला क्या है बेटा? समता या समानता का अधिकार। कौन सा है? समता या समानता का अधिकार। क्या है? समता या समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार कौन सा बेटा? समता या समानता का अधिकार। ठीक है ना? इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, ये आपका अनुच्छेद 14 से लेकर, कहां से? अनुच्छेद 14 से लेकर, अनुच्छेद 14 से लेकर ये 18 तक है। मतलब 14 से लेकर 18 तक जो अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित है बेटा? समता या समानता से अधिकार से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो आपके हैं अनुच्छेद, वो समता या समानता से अधिकार संबंध रखते हैं। दूसरा आपका है बेटा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का बेटा अधिकार की बात करेंगे। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये बेटा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। कितने बेटा? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आपके आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। और 14 से लेकर 18 तक आता है समता या समानता का अधिकार। इसके बाद तीसरा आता है बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना बेटा? शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपके अनुच्छेद आते हैं बेटा, अनुच्छेद आते हैं आपके, कौन से आते हैं? 23 से लेकर 24, है ना? 2 अनुच्छेद है इसके, 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपका है वो आपका है 23 और 24। भाई हम चौथे की बात करेंगे बेटा, तो चौथा आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा बेटा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका आता है कौन सा बेटा? चौथा। और ये आता है बेटा 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो आता है बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ये आपको ध्यान रखना है ना? चौथा कौन सा है बेटा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वही हम बात करेंगे बेटा 5वें की, तो 5वां कौन सा है बेटा? 5वां है संस्कृति एवं या और, है ना? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। बेटा ये अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। किसमें आता है? अनुच्छेद 29 और 30 में ये आता है। ठीक है ना? तो 5वां कौन सा हो गया? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार हो गया आपका। वही हम बात करेंगे 6वां बेटा। 6वां कौन सा है? संवैधानिक
है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। तो ये बेटा अनुच्छेद 32 में आता है, अनुच्छेद 32 में आता है, ठीक है ना। देखो मैंने बताया था 30 के बाद 31 आपका कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया और 300 ए में रख दिया, भाग 12 में, किसमें, भाग 12 में रख दिया। तो ये हट गया, डायरेक्ट कहां पहुंच गया बेटा, 31 हट गया तो 32 आ गया, ठीक है ना। तो हमारे 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, है ना। एक बार और समझ लो बेटा, ये याद करना पड़ेगा आपके लिए, ध्यान रखेंगे, याद तो करना पड़ेगा भैया, याद तो करना पड़ेगा। यदि आपको एक सही व्यक्ति बनना है, यदि आपको प्रशासन के अंदर जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, तो आपको गवर्नमेंट के लायक व्यक्ति बनना पड़ेगा। आपको संविधान का नॉलेज होना चाहिए, है ना। संविधान से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये तो फिर आपके मौलिक अधिकार है। नहीं पढ़ने वाले व्यक्ति को भी अपने मौलिक अधिकार का पता होना चाहिए, ध्यान रखना आपको, है ना। तो यदि ये जो आपकी क्लास है ना, आप पढ़कर यदि किसी को बताते भी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे हैं, है ना। इतने लोग पुलिस से डरते हैं, अरे चेकिंग चल रही है, बाइक की चाबी निकाली, अरे भाई बाइक की चाबी कोई नहीं निकाल सकता गाड़ी से, है ना, क्योंकि वो आपकी निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में आपको निजता का अधिकार देता है, पर्सनल, आपका मोबाइल नहीं छू सकता, कोई पुलिस वाला आपकी मोबाइल चेक करते, देखा मोबाइल, क्यों दिखा दे भाई, वारंट है तुम्हारे पास, है ना, क्या वारंट है आपके पास, मोबाइल कैसे दिखा दे, मान लीजिए, है ना। जब तक अदालत लिख के नहीं देगी कि आप इसकी जो है ना छानबीन कीजिए, कोई व्यक्ति गलत पाया गया है, तब वारंट लाके आपकी मोबाइल, आपकी गाड़ी, है ना, जब्त की जा सकती है। लेकिन जब आपको कोई गलत हो ही नहीं, तो आप निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपको यही देता है कि आपकी लाइफ जो है ना आपके अधिकार है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए वो हम पढ़ेंगे आगे की बेटा क्लास में, क्योंकि अनुच्छेद 21 बहुत दूर है अभी ना। तो देखो पहला आपका जो है ना, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है। पहला आपका है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, है ना। वही बात करेंगे सेकंड वाला बेटा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, ये अनुच्छेद 23-24 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तो अनुच्छेद 29-30 में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। मैंने अभी जस्ट बताया आपके लिए, अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है आपका आपके जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ना कि हाई कोर्ट, है ना। आपकी इच्छा है तो हाई कोर्ट जाएं आप, अनुच्छेद 226 के अनुसार। यदि आपकी इच्छा हाई कोर्ट जाने की नहीं है तो डायरेक्ट आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अनुच्छेद 32 के अनुसार, है ना। ये पावर ऑफ मौलिक अधिकार ये देता है आपको अनुच्छेद 32, है ना। चलिए अब बेटा हम पहला वाला पढ़ने वाले हैं, समता या समानता का अधिकार। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, पहला वाला समता या समानता का अधिकार पढ़ने वाले हैं। तो पहला कौन सा है बेटा, समता या समानता का अधिकार पढ़ने वाले हैं हम ना। समता या पहला कौन सा है, समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार पढ़ना है आपके लिए, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये पढ़ना है हमें। पहला कौन सा है, समता या समानता का अधिकार पढ़ना है पहले नंबर का। तो इसमें अनुच्छेद यदि हम बात करें 14 की, किसकी बात करें, अनुच्छेद 14 में डायरेक्ट लिखा है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, है ना, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता क्या होता है बेटा, विधि के समक्ष समानता, है ना। विधि को बेटा कानून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कानून या विधि। तो विधि के समक्ष समानता में क्या है बेटा, इसका अर्थ होता है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, है ना। क्या करेगा बेटा, राज्य में बताया ना, राज्य शब्द को मैंने बोल दिया ना, राज्य में क्या आएगा, अनुच्छेद 12। नहीं क्लास पढ़ी पिछली तो वीडियो देख लेना बेटा, है ना। पिछली क्लास नहीं पढ़ी आपने तो वीडियो देख लेना, आप अपलोड कर दिए, ठीक है। राज्य शब्द को मैंने बता दिया, अनुच्छेद 12, राज्य ऐसा कोई भी कानून जो लाएगा तो क्या रहेगा बेटा, ऐसा कोई भी कानून लाएगा तो एक समान कानून लाएगा, ठीक है ना बेटा। राज्य करेगा एक समान कानून लाएगा, एक समान कानून लाएगा सभी लोगों के लिए, है ना। देश के नागरिक सभी हैं,
पूरा भारत संघ आपका जो है वो देश के नागरिक कहलाएंगे आपके, है ना। तो जो भी कानून लाएगा बेटा वो एक समान लाएगा और वो एक साथ ही लागू होगा, है ना, एक साथ ही लागू। कोई भी कानून बनेगा तो वो कोई भी कानून बनेगा वो एक समान कानून बनेगा और उन पर एक समान ही वो लागू होगा। किन पर? भारत के नागरिकों पर। कोई भी कानून आता है बेटा तो एक समान ही बनेगा सबके लिए और एक साथ ही सब पर लागू होगा। ये किससे लिया बेटा? ये लिया है ब्रिटिश के संविधान से लिया है। कहां से लिया बेटा? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया, ये ध्यान रखना, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। ये क्या लिया है? समता या समानता का अधिकार। तो ब्रिटिश के संविधान से लिया है बेटा कौन सा? विधि के समक्ष। ओनली ये लिया है विधि के समक्ष, बाकी सब यूएसए से लिए है ना। विधि के समक्ष समानता, समता या समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है ना। पहली बात तो इसमें 14 नंबर का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा बेटा? ये अनुच्छेद आपका जो है अनुच्छेद 14 नंबर का पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अनुच्छेद 14 नंबर का। इसमें लिखा है विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता, ठीक है ना। इसमें क्या करेगा? राज्य यदि कोई भी कानून लाता है तो एक समान लाएगा और उनको सभी को एक साथ ही लागू करेगा, है ना। मतलब कोई भी कानून आएगा तो पूरे भारत में एक साथ लागू होगा, पूरे भारत में एक साथ लागू होगा। एक साथ लागू होगा मतलब समझ रहा हो आपको? आप भारत के अंदर जितने भी नागरिक हैं उनको एक साथ ही सब पर एकदम अप्लाई हो जाएगा और एक समान रहेगा। ऐसा नहीं कि भैया कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है या कोई व्यक्ति एससी का है, एसटी का है, कोई व्यक्ति, उनके लिए प्रावधान अलग संविधान ने दिए हैं, लेकिन जब भी कभी कानून आएगा सबके लिए एक साथ ही लागू होगा और एक समान रहेगा, है ना। वहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कानून के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका है बेटा विधि के समक्ष समानता, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करेंगे बेटा अनुच्छेद 15 की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 15 की बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 15 की बात करें। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है बेटा? कि भारत के किसी भी व्यक्ति पर धर्म, जाति, लिंग, रंग, मूल वंश, है ना, धर्म, जाति, लिंग, रंग और मूल वंश, है ना, इसके अकॉर्डिंग किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा संविधान ने बोल दिया, है ना। क्या बोला? कि कोई भी व्यक्ति जो है आपका, कोई भी व्यक्ति है उसके धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, है ना, लिंग और, है ना, जन्म स्थान भी लिख सकते हो आप, जन्म स्थान, है ना, जन्म स्थान, है ना, जन्म स्थान के देखकर किसी व्यक्ति का जो है ना किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। कहीं पर भी जाओ आप, कहीं पर भी जाओ, आपसे धर्म को लेकर, आप जाति के लेकर, आप लिंग को लेकर, रंग को लेकर, मूल वंश को लेकर, है ना, आप और जन्म स्थान को लेकर आप पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप चाहे अस्पताल जाओगे तो ये नहीं पूछा जाएगा भाई आपका धर्म क्या है ना, यदि आपका धर्म कोई बौद्ध है या जैन है या मुस्लिम है, हिंदू का इलाज नहीं करा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति कोई भी हो, अस्पताल जाए, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, है ना, किसी भी गवर्नमेंट संस्था में जाए, उससे धर्म नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, है ना। आपसे जाति नहीं पूछी जाएगी क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, आपसे भेदभाव जाति के खिलाफ नहीं किया जाएगा। आप लिंग नहीं पूछा जाएगा आपसे कि भैया पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, स्त्रीलिंग हो तो आपको ये काम नहीं होगा। मतलब रंग, भाई तू काला है, तेरा इलाज नहीं होगा, डॉक्टर बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, है ना। कहीं भी जाओ कोई पढ़ाने के लिए, तू काला है, तुझे नहीं पढ़ा जाता, अरे भाई मैं भी तो काला हूँ, है ना, मैं भी तो पढ़ के आया हूँ, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप समझो कि संविधान में ये लिखा है कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी, है ना, कोई भी धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश और जन्म स्थान के नाम पर आप पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप भारत के किसी भी कोने में जाओ, आप चाहे बिहार के हो, चाहे आप यूपी के हो, चाहे आप एमपी के हो, चाहे आप केरल के हो, चाहे आप तमिलनाडु के हो, आप कहीं के भी हो, भारत के किसी भी कोने में जाओगे, आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि आप तमिलनाडु में पैदा हुए, आप, है ना, आपको यहाँ काम नहीं मिलेगा।
आप एमपी के रहने वाले हो, आपको ये नहीं मिलेगा। आप भारत के नागरिक हो, भारत के लिए ये सम्मान नहीं रखाता है। आप सिर्फ और सिर्फ आपसे भेदभाव किसी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो किसी भी अन्य संबंध में हो, आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 बोलता है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या बोलता है बेटा? तो अनुच्छेद 16 बोलता है, अनुच्छेद 16 क्या बोलता है बेटा? अनुच्छेद 16 आपका डायरेक्टली ये बोलता है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर, क्या बेटा? लोक नियोजन के विषय में ना, लोक नियोजन के विषय में समानता, क्या है बेटा? समानता। लोक नियोजन के विषय में समानता। वही मैंने बताया आपके लिए कि यदि कोई भी गवर्नमेंट नियुक्ति होती है या वैकेंसी निकलती है, लोक नियोजन मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट वैकेंसियां, है ना। यदि कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसियां निकलती है तो नागरिक के लिए समानता दी जाएगी। क्या दी जाएगी? समानता दी जाएगी। उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही चीज मैं अभी बताया था आपको इसमें 15 में कि लेंगे भाई, तूने तेरी सीट नहीं है, तू मत कर, तू काला है, तू जॉब नहीं कर पाएगा, है ना। तू भैया तेरी बस की नहीं है, तू स्मूल वंश का है, तो जॉब नहीं मिलेगी। सरकार ने आपके लिए बाकायदा भारत के नागरिकों के लिए आपको समानता दी है। चाहे लोक नियोजन की आपकी जो विषय है, गवर्नमेंट वैकेंसियां हैं, नियुक्तियां, उस पर समानता रखी जाएगी। लेकिन इसमें बेटा अपवाद है। इसमें क्या है बेटा? अपवाद है। क्या है बेटा? अपवाद है। मतलब होता है मेरा मिस्टेक। सरकार ने बोला कुछ है और कर कुछ रही है। सरकार ने क्या बोला है कि समानता, लेकिन अपवाद क्या है बेटा? इसमें अपवाद है SC ST OBC, है ना। ये बांट के रखा है सरकार ने। क्या बांट के रखा है कि SC के लिए अलग सीट होंगी, है ना, SC के लिए अलग सीट दे देंगी, ST के लिए अलग सीट दे देंगी, OBC के लिए अलग सीट दे देंगी, और बाकी बच्चा जनरल में दे देंगी, है ना। मतलब सरकार ने बोला क्या है कि सभी व्यक्ति समान होंगे, मतलब जनरल के होंगे। लेकिन अपवाद क्या है? SC सीट अलग है, ST अलग है, और सीट OBC की अलग है। तो ये क्या है बेटा? ये अपवाद है ना। सरकार ने जो बोला कि लोक नियोजन में समानता होगी, तो यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी बांट दी। और वैकेंसी जब भी आपने देखा होगा बेटा निकलती है, तो OBC की सीट अलग होगी भैया, SC की सीट अलग होगी, ST की सीट अलग होगी, है ना। उसी में विकलांग जोड़ दिया, है ना, उसी में EWS जोड़ दिया, है ना, उसी में आपका जनरल मतलब उन्होंने क्या कैटेगरी बांट रखी है ना। विकलांग को थोड़ा अच्छी बात है, क्योंकि विकलांग कैटेगरी जो है ना बेटा, उनको जॉब मिले, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि, है ना, मैं भी अपनी क्लास में 2 बच्चों को, विकलांग को जो है ना, जो भी आता है वो फीस में जो 0 मतलब कम से कम में पढ़ाऊंगा ना। क्योंकि विकलांग जो है ना बेटा, वो वैसे ही भगवान ने उनको कुछ शरीर के अंदर कुछ वो दी है ना, कमजोरी दी है, और आप उनको आगे बढ़ाने की जगह पीछे नहीं कर सकते। इसलिए विकलांग जो आपका है उसको सीट मिलना चाहिए। लेकिन जनरल OBC ST जो है ना, इनको समान स्तर पर रखना चाहिए, ठीक है ना। मेरा मानना है ये, ऐसा मेरा मानना है, समान स्तर पर रखो, है ना। जिसकी काबिलियत होगी वो जाएगा, है ना। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति, चाहे वो OBC का हो चाहे वो जनरल का हो, एक अच्छा व्यक्ति कंपटीशन चक्कर में बाहर निकल जाता है। और एक जो बच्चा जिसकी कट ऑफ ही मान लो 60 जा रहा है ना, और एक का 80 जा रहा है जनरल वाले का, तो सरकार के लिए ये अच्छा था कि ये अच्छा था, लेकिन ज्वाइनिंग किसकी हो रही है? इसकी हो रही है ना। अच्छा व्यक्ति पढ़ने वाला समझदार ये था। तो इस प्रकार से क्या है कि सरकार के लिए भी एक अच्छा व्यक्ति चाहिए है, तो उसको भैया अच्छे तरीके से कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करवाओ। जो अच्छा टॉपर है उसको लो, कोई सरकार के लायक व्यक्ति है वो, है ना। तो ये क्या है, कैटेगरी वाइज थोड़ी सी दिक्कत है ना, ये अपवाद है। लेकिन सरकार ने बोला है कि लोक नियोजन में विषय में सबको समानता दी जाएगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा, काला गोरा लिंग जाति मूल वंश, है ना, ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सरकार का कहना है, ये संविधान का कहना है। लेकिन इसमें अपवाद जोड़ दिया है कैटेगरी बनाकर SC ST OBC, है ना। ठीक है बेटा, चलिए अब ये हो गया आपका 16। कौन सा हो गया? 16। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? चलिए अब हम पढ़ेंगे 17, अनुच्छेद 17। क्या पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 17 पढ़ने वाले हैं, है ना। अनुच्छेद 17 बोलता है बेटा अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, है ना, अंत। या हम बोल सकते हैं बेटा छुआछूत। क्या बोलेंगे? छुआछूत का
अंत, है ना। क्या कर दिया, छुआछूत का अंत कर दिया। क्या कर दिया बेटा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया। और बोल दिया कि यदि कोई व्यक्ति छुआछूत करता है, यदि कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो उसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा बेटा, दंडनीय, क्या कर दिया जाएगा, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाएगा, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाएगा यदि कोई व्यक्ति छुआछूत करता है कि भाई तू एससी का है, तू मेरे पास नहीं बैठेगा, तू मेरे साथ नहीं पढ़ेगा, तू एसटी का है, मेरे साथ नहीं पढ़ेगा। किसी भी व्यक्ति से कोई भी छुआछूत नहीं होगी, है ना। भारत का नागरिक है, उसका लेवल समान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी हो, किसी प्रकार का हो, उससे छुआछूत बिल्कुल एकदम बंद। सरकार ने बोला है कि छुआछूत का अंत कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, अंत मतलब खत्म। यदि कोई व्यक्ति करता है तो दंडनीय अपराध है, उसको, है ना, जेल हो सकती है ना, क्या हो सकती है, जेल हो सकती है, सजा मिल सकती है उसको, है ना। छुआछूत करना अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करेंगे हम 18 की। किसी करेंगे बेटा, अनुच्छेद 18 की, अनुच्छेद 18 की बात करने वाले हैं। इसमें लिखा है बेटा उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत मतलब जो उपाधि देते हैं ना बेटा, वो उपाधियों का अंत जो है ना खत्म कर दिया। किसी व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन सरकार ये बोल रही है कि सेना विधा, है ना, सेना विधा और सेना विधा और सेना और विधा में जो है ना, है ना, मतलब सेना और विधा में आपकी उपाधि दी जाती है ना, उपाधि दी जाती है सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा उपाधि दी जाती है सेना और विधा में, है ना। सेना तो आप जानते हो बेटा, सेना आपकी भारत की है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, है ना। ये 3 सेना आपकी हो गई है ना। इसमें कौन कौन सी उपाधि दी जाती है बेटा, सेना और सेना में दी जाती है बेटा कौन कौन सी उपाधि दी जाती है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ना, परमवीर चक्र। चलिए अब देखेंगे बेटा अनुच्छेद 18, क्या देखेंगे, अनुच्छेद 18 क्या पढ़ने वाले बेटा, अनुच्छेद 18 जो कि समता या समानता का अधिकार का जो है लास्ट अनुच्छेद है। किसका, समता या समानता का अनुच्छेद 18 जो है वो लास्ट है। इसके बाद क्या लग जाएगा बेटा, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। चलिए इसमें क्या दिया बेटा, उपाधियों का अंत, क्या दिया है, उपाधियों का अंत मतलब खत्म, है ना। तो इसमें क्या बोला है बेटा, उपाधियों का अंत, उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी, है ना। क्या बोला है, उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ना, भारत सरकार या राज्य लिख दूं, हाँ राज्य लिख देता हूँ, राज्य विधा और सेना, क्या बेटा, विधा और सेना, क्या बोल सकते हो, विधा और सेना, विधा और सेना के अलावा कोई भी उपाधि नहीं देगा, है ना, कोई भी उपाधि नहीं देगा, उपाधि नहीं। राज्य मतलब देश व्यक्ति को सेना में उपाधि देगा, किसमें देगा, सेना में देगा, और सॉरी विधा में देगा और सेना में देगा, किसमें देगा, विधा में और सेना में। विधा मतलब क्या होता है बेटा, आपकी जो कला है, जैसे गायक हो गया, गाना गाता है ना। खेल मतलब खिलाड़ी खेल खेलता है, कला है ना, खिलाड़ी हो गया आपका, है ना। अभिनेता कलाकार है ना, अभिनेता हो गया आपका, है ना। इसके बाद XYZ जिसके पास कला होती है, इसके पास क्या होती है, कला। जैसे लेखक के पास भी कला होती है ना, कला, लेखक, गायक, खिलाड़ी, अभिनेता, ये सब कला में आती है, ठीक है ना बेटा। सेना में आपके आते हैं वायुसेना, कौन कौन सी आती है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना। तो सेना को जो पुरस्कार मिलते हैं बेटा सरकार के द्वारा, वो मिलता है बेटा परमवीर चक्र, परमवीर, कौन सा मिलता है, परमवीर चक्र, जो उपाधि है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ना, वीर चक्र, ठीक है ना बेटा। तो कितने हो गए बेटा, सेना में जो उपाधि मिलेगी वो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र,
ये सेनाओं के लिए, ठीक है ना। सेनाओं के लिए क्या है बेटा, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, सरकार ये देगी आपको, है ना। और कला में क्या देगी बेटा, है ना, भारत रत्न, भारत रत्न, है ना, पद्म विभीषण, कौन सा देगी बेटा, पद्म विभूषण, ठीक है ना। एक आता है पद्म भूषण, कौन सा आता है, पद्म भूषण, और एक आता है पद्म श्री, ठीक है ना। ये पुरस्कार मिलते हैं विधा में बेटा, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये विधा में। सरकार ये बोलती है कि उपाधियों का अंत तो कर दिया है, लेकिन सरकार उनको उपाधि देगी जो सेना और विधा है, उनके अलावा किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी। हाँ, और यदि किसी व्यक्ति को, ये भी याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी व्यक्ति को कहीं दूसरे देश से, बाहर से, दूसरे देश से यदि, है ना, किसी व्यक्ति को जो है ना, यदि किसी व्यक्ति को दूसरे देश से कोई उपाधि मिल रही है या पुरस्कार मिल रहा है ना, दूसरे देश से, आउट ऑफ इंडिया, दूसरे देश से क्या मिल रहा है बेटा, पुरस्कार या उपाधि मिल रही है ना, उपाधि मिल रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले बेटा राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। किससे मिला, राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना पड़ेगा, इसके बाद वो ले सकते हैं ना, नहीं तो नहीं ले पाएगा। तो कोई भी व्यक्ति को यदि बाहर से किसी आउट ऑफ कंट्री, मतलब आउट ऑफ इंडिया से, यदि बाहर से दूसरे देशों से यदि कोई पुरस्कार या उपाधि मिलती है तो उसको राष्ट्रपति से स्वीकृति लेना पड़ेगा, इसके बाद वो ले सकता है। और भारत में राज्य जो है ना आपका, सेना और विधा के अलावा किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। और मैंने सेना और विधा की बता दी मैंने आपके लिए, वायु सेना जो आपकी सेना में आती है, वायु जल थल, है ना, इस सेना के लिए जो आपके उपाधि मिलती है, पुरस्कार मिलता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। वहीं विधा की बात करें तो बेटा कलाकार होती है, इसमें पूरी कला होती है, लेखक, गायक, खिलाड़ी, अभिनेता, राजनेता भी आ जाते हैं इसमें, क्या जाते हैं, राजनेता भी, कोई कला है ना, राजनेता करना क्या है, नेतागिरी का करना क्या है, आपकी कला है भाई, है ना, तो कला है ना भाई। किसी भी व्यक्ति को आपने बोल दिया मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, तो ये व्यक्ति को अपनी ओर खींचना भी एक कला है। तो राजनीतिक कार्यक्रम क्या होते हैं, लोगों को अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना, भैया वोट देना हमारे लिए, तो ये एक कला है। राजनेता व्यक्ति कला के द्वारा ही उस पद तक पहुंचता है, ध्यान रखना, है ना। राजनीति में आपके कम से कम हजारों झूठ बोलना पड़ते हैं, है ना, और जो व्यक्ति 1000 झूठ बोल ले वो एक बहुत बड़ा कलाकार है ना। तो राजनीति क्या होती है बेटा, कलाकारों का एक हब होता है राजनीति। तो इसमें बोलते हैं ना कि राजनेताओं के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है ना, भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए कलाकार हैं आपके, ठीक है। तो राज्य आपकी विधा और सेना के अलावा किसी प्रकार की जो है ना आपको उपाधि नहीं देगा। और यदि किसी व्यक्ति को आउट ऑफ कंट्री, भारत से बाहर भी कोई उपाधि मिल रही है तो पहले राष्ट्रपति को स्वीकृति लेना पड़ेगा। चलिए बेटा, अब स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा जो है ना समता या समानता का अधिकार खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार आपके बहुत सारे हैं और मौलिक अधिकार को जानना आपका जो है ना आपका भी मौलिक अधिकार है। आपके मौलिक अधिकार जानने का आपको अधिकार है ना, और वो मैं दे रहा हूँ आपके लिए, है ना। तो आपने मौलिक अधिकार को जानो, उसको विस्तार से पढ़ो, आपके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या है ना। तो आज हमने पढ़ लिया समता या समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्लास में शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा आपका। ऐसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ से आता भी है और आपको आपके मौलिक अधिकार के बारे में भी पता होना चाहिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।